प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछले वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हम किन किन भागों में बांट करके समझ सकते हैं। तो पहली था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अब आज पढ़ेंगे ब सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, यानी समाज की सुरक्षा व शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जैसे एक तो अनुच्छेद 44 के अनुसार, यानी इसको पॉइंट वार भी कर सकते हैं अपन अनुच्छेदवार। जैसे अनुच्छेद 44 के अनुसार सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता बनाने का प्रयास राज्य करेगा, यानी सब लोगों के लिए नियम कायदे बनाने के लिए, आचार संहिता बनाने के लिए अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य प्रयास करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध भी राज्य द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार एससी, एसटी व ओबीसी यानी अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा व उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से राज्य प्रयास करेगा या व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मादक पदार्थ तथा मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध भी लगाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 48 के को जोड़ा गया या जोड़कर पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार हेतु वन और वन्य जीवों की रक्षा का भी प्रयास करेगा। से पॉइंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व से के अनुसार देखो तो पंचायती राज व प्राचीन स्मारकों तथा न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इस हेतु यानी इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए। जैसे हमारे जो है ना अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन किया करेगा, यानी हमारी जो ग्राम पंचायत होती है उनका संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार गठन करने की बात कही गई है, तो गठन किया गया। ये छोटा प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। तो ग्राम पंचायतों का गठन है ना अनुच्छेद 40 के अनुसार करने की बात कही गई है, और इन्हें शक्तियां तथा अधिकार भी देगा जिससे वे स्वायत्त शासन के रूप में काम कर सके, यानी स्वतंत्र होकर के अपना कार्य कर सके। अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य प्रत्येक स्मारक स्थान, कलात्मक व ऐतिहासिक जो भी वस्तुएं हैं उन्हें जिन्हें संसद ने, यानी जो प्राचीन काल से बनी हुई ऐतिहासिक है ना, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में संसद ने जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, राज्य उनका भी संरक्षण करने का प्रयास करेगा या प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 50 के अनुसार, अब इसके अलावा अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बनाए रखने का भी प्रयास करेगा। अब अपन पॉइंट पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संविधान के अनुच्छेद 51 में निम्न प्रावधान किए गए हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित
नीति निर्देशक तत्व के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 में अनेक प्रावधान या निम्न प्रावधान किए हैं, जैसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की वर्दी हेतु सदैव यानी हमेशा प्रयास करता रहेगा। राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का भी प्रयास करेगा। राज्य विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में या आपसी संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर की भावना को बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा या उनको बढ़ावा देगा। अपने ये तो मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुसार हैं तथा व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये संविधान के अनुसार तथा व्यवहार में देखा जाए तो ये व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें हम निम्न बिंदु से स्पष्ट कर सकते हैं या इनके महत्व को समझ सकते हैं। पहला, ये शासन के लिए आचार संहिता के रूप में है, यानी ये एक तरह से ये शासन को काम करने के लिए आचार संहिता के रूप में बनाए गए हैं। यद्यपि इन्हें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। आपने ये पढ़ा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। किंतु एक कोई भी लोकतांत्रिक शासन करने वाली सरकार जो है वो इनकी अवहेलना करना भी उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इनके पीछे जनता की शक्ति होती है। यानी इनको अवहेलना करना उस सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जनता जो है ना उसके द्वारा इनको सपोर्ट होता है, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का दर्शन कराते हैं, इसलिए वो उनको मानना सरकार के लिए जरूरी है। दूसरा, ये लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की ये रूपरेखा भी होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के उद्देश्य को बताते हुए, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है इसको बताते हुए हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना, यानी केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसके अंदर सभी लोगों को आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र भी प्राप्त हो सके, या सब लोग जो ना आर्थिक और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हो। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व का जो तीसरा बिंदु है वो पढ़ेंगे। ये शासन के मूल्यांकन के आधार है, यानी ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो इनके महत्व का तीसरा बिंदु ये कहता है कि ये शासन के मूल्यांकन का आधार है, यानी शासन ने कैसा कार्य किया, है ना, सफल या हुआ या असफल हुआ, उसके मूल्यांकन करने का आधार है। सरकार के द्वारा शासन के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। जनता सरकार के कार्यों की तुलना करके शासन की सफलता व असफलता जांचने का मापदंड इनके द्वारा करती है कि कितने नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए सरकार ने कार्य किया। यदि सरकार ने अच्छा कार्य किया है जनता की भलाई के, तो आने वाले चुनाव में जनता दोबारा उस सरकार को वोट डाल करके चुन लेगी दोबारा। और अगर अच्छे कार्य नहीं किए, भलाई के कार्य नहीं किए, तो
जनता किसी दूसरे दल को वोट डाल करके उसको हरा देती है। यानी ये एक तरह से जनता की भलाई के लिए संविधान निर्माताओं ने शासन को करने के लिए ये दिए हैं नीति निर्देशक तत्व। चौथा बिंदु है महत्व का कि संविधान के क्रियान्वयन में ये सहायक है, यानी संविधान को लागू करने में भी ये सहायक है। ये देश के शासन के आधार है, यानी देश का जो शासन चलाया जाएगा उसके आधार है। अर्थात शासन और प्रशासन द्वारा इनके द्वारा निर्देशित होंगे, यानी शासन भी और प्रशासन भी दोनों इनके आधार पर या इनके द्वारा निर्देशित होंगे। ये जैसा बता रहे वैसा करना होगा। न्यायालय संविधान की व्यवस्था से संबंधित कार्यों में, यानी न्यायालय भी जो है ना संविधान के अंदर जो व्यवस्था से संबंधित कार्य है ना उनमें नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देगा। पांचवा बिंदु, ये सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन करने में सहायक है। यानी ये नीति निर्देशक तत्व हमारे ऐसे हैं जो समाज के अंदर और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से परिवर्तन करने में भी सहायक है। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की थी, या एक देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। और इस हेतु उन्होंने संविधान के अंदर आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक न्याय दोनों देने की व्यवस्था की है संविधान में। इसके लिए प्रत्येक स्त्री और पुरुष को आजीविका, यानी अपने आजीविका का मतलब जीविकोपार्जन जीने के लिए जो कार्य करना है वो उपलब्ध करवाएगा या प्रबंध करेगा उसकी है ना राज्य। इसके अलावा संपत्ति के केंद्रीकरण, यानी एक व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति नहीं भी हो उसके लिए भी राज्य प्रबंध करेगा। इसके अलावा स्त्री व बाल श्रम, यानी स्त्रियों व बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। ये इतनी सारी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन करने के लिए। जो समता, अब ये इतनी व्यवस्था होगी तो उसके आधार पर जो समाज बनेगा वो समता मूलक समाज होगा, यानी समानता पर आधारित समाज की स्थापना में ये सारी सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, रोजगार व चिकित्सा उपलब्ध कराने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएंगे और उसके लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।